जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपको यूनिट वाइड क्लासेस कराई जाएंगी। पेपर फर्स्ट का कराया गया था, पेपर भी आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में हो गया है। या अलग अलग जहाँ पर भी ये सिलेबस लगा हुआ है वहाँ से हमें फीडबैक भी मिला है कि प्रश्न सर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से हमें देखने को मिले हैं। तो यह जो कोर्स टाइटल है इसका नहीं कराया गया था, बहुत मैसेज आया आपका, बहुत से कॉल भी आए हुए हैं। तो आपकी ये क्लासेज स्टार्ट की गई हैं और 23 को आपका एग्ज़ाम है। उसके पहले आपका जो 5 यूनिट है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस देखिए, यहाँ से सीधे सीधे मिल रहे हैं, परीक्षा अच्छी जा रही है। तो चैनल को अधिक से अधिक आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी हम मेरा भी 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो। तो चलिए देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन कौन से हमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। और यह जो क्लासेस कराई जा रही हैं, बहुत लोगों को पता है, जो नए हैं नहीं पता होगा। इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान तो आपको चैनल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न देखिए, यूनिट फर्स्ट हमारा जो है उसका सिलेबस क्या है। स्वतंत्रता पूर्व काल में स्थानीय स्वशासन का विकास, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया और 73वां व 74वां संविधान संशोधन, ये आपका सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का। अब हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस वायसराय के 1870 के प्रस्ताव को वित्तीय विकेंद्रीकरण फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है? तो वह जो है कौन थे वायसराय? वह थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन के वित्तीय विकेंद्रीकरण की नींव रखी, ताकि प्रांतों को स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रबंधन के लिए निश्चित अनुदान मिल सके। ये जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है आपको यह भी पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी, तो जिससे अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। अगला प्रश्न दूसरा है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वह कौन है? तो वह है लॉर्ड रिपन। क्योंकि वायसराय जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने 1882 के प्रसिद्ध प्रस्ताव ने स्थानीय निकायों के गठन और उनमें गैर सरकारी बहुमत का मार्ग प्रशस्त किया, और जिसके कारण उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आपका तीसरा है, वर्ष 1907 में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जांच के लिए गठित शाही विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शाही विकेंद्रीकरण जो था उसके अध्यक्ष आयोग के लॉर्ड हॉब हाउस थे। लॉर्ड हॉब हाउस की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने पहली बार ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और उन्हें प्रशासनिक शक्तियां सौंपने की पुरजोर सिफारिश की हुई थी। अगला प्रश्न है चौथा, प्रांतों में द्वैध प्रणाली के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? सबसे पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे पांचवा, प्रांतीय स्वायत्तता के तहत स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट रूप से प्रांतीय सूची का विषय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसने प्रांतों को स्वायत्तता दी और स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची का विषय घोषित किया, जिससे प्रांतीय सरकारों को इस पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति मिली। अगला प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व काल में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली किस विशिष्ट विशेषता के लिए जानी जाती है? तो यह जो है स्वायत्त ग्रामीण स्वशासन के लिए जानी जाती है। जो चोल प्रशासन था उसने अपनी उत्तर मेरूर शिलालेखों में वर्णित स्वायत्त ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें अपनी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन चलाने के व्यापक अधिकार थे। अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वह जन भागीदारी के माध्यम से समग्र ग्रामीण का विकास है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आठवां प्रश्न, वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं की जांच करने और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसके लिए किया गया था। योजना आयोग ने
बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की हुई थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के ढांचागत मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल की सिफारिश की हुई थी? त्रिस्तरीय जो था वह उन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल की सिफारिश की हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश की हुई थी। अर्थात कौन कौन से 3 स्तर थे? सबसे पहला जिला स्तर, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों स्तर की बात उन्होंने विकेंद्रीकरण के लिए, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए की हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किस तिथि को और किस राज्य में हुआ था? यह जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ किया हुआ था। 11वां प्रश्न है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और सुधार हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो अशोक मेहता समिति की जो है इसमें नियुक्ति की गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसने दिसंबर 1978 में अपनी रिपोर्ट जो है वह पेश की हुई थी। अगला प्रश्न 12 नंबर, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर किस प्रशासनिक ढांचे की सिफारिश की हुई थी? त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की हुई थी। 13वां नंबर प्रश्न है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करने वाली किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा हुआ था? तो जीवी के राव समिति ने जो है बिना जड़ की घास इसे कहा हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके नियमित चुनाव कराने की सर्वप्रथम स्पष्ट सिफारिश की थी? तो वह थे एलएम सिंघवी समिति। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, राजीव गांधी सरकार द्वारा संसद में पहली बार पेश किया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस कारण से पारित नहीं हो सका था? वह किस कारण से पारित नहीं हो सका था? क्योंकि राज्यसभा में बहुमत न मिलने के कारण। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, अंततः किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 पारित किया हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय जो है प्रधानमंत्री थी जब 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में किस तिथि से प्रभावित हुआ था? तो यह जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसके कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में किस तिथि से पूर्णतः प्रभावित हुआ था? तो 74वां जो था वह 1 जून 1993 से पूर्णतः प्रभावित हुआ था। 19वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो वह भाग जो है 9वां जोड़ा गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे द पंचायत शीर्षक दिया गया था। 20वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो 74वें द्वारा जो है 9 का ए, भाग 9 का ए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय थे? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 29 विषय थे। अगला प्रश्न 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने कार्यात्मक विषय निर्दिष्ट किए गए थे? तो कुल मिलाकर 18 विषय जो है नगर पालिका के लिए कार्यात्मक विषय जो है निर्दिष्ट किए गए थे। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित और स्थापित किया गया? तो वह अनुच्छेद 243 ए है, जिस जो है परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न 24 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर के गठन का अनिवार्य प्रावधान है? वह जो है अनुच्छेद 243 बी है। अगला प्रश्न 25 नंबर, किस राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन में छूट प्राप्त है? तो किसे छूट प्राप्त है? वह है जिसकी संख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें
जो है छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न 26 नंबर, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान द्वारा किसे सौंपी गई है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। अगला प्रश्न 27 नंबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें पद से केवल उन्हीं प्रक्रियाओं से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, पंचायतों और नगर पालिकाओं का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तिथि से कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? यह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, यदि कोई पंचायत 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो कितने समय के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है? तो नया चुनाव जो है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 243 के 3 के अनुसार पंचायत के विघटन की तिथि से 6 माह की समाप्ति से पूर्व उसका पुनर्गठन करने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 30 है, समय के से पूर्व विघटित होने के बाद पुनर्गठित की गई पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो केवल शेष बची अवधि के लिए उनका कार्यकाल होता है। 31 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल केवल 5 महीने बचा है तो क्या तुरंत चुनाव कराना अनिवार्य है? क्या आवश्यक है? नहीं। यदि शेष अवधि 6 महीने से कम है तो चुनाव कराना जो है अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न 32 नंबर, पंचायत या नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 243F से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 243G द्वारा दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन के लिए भाग 9 के लागू होने से मुक्त है? तो वह है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये तीनों जो राज्य हैं वह भाग 9 के लागू होने से मुक्त हैं। 243 के अनुसार भाग 9 के प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों के साथ साथ मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। 36वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महानगरीय क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है? तो 10 लाख या उससे अधिक जो है वह न्यूनतम जनसंख्या सीमा है। 37 नंबर प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए नगर पालिकाओं को शक्तियां प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243W है। अगला प्रश्न 38 नंबर, संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित 83वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किस विषय से है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट के विषय में है। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर भारत में स्थानीय विकेंद्रीकरण के मॉडल को सुदृढ़ किया गया है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर किया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट यूनिट आपकी जल्द ही आएगी तो इसको देखते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए अधिक से अधिक, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। 40वां और अंतिम प्रश्न है, औपनिवेशिक काल से में किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में विधायी परिषदों को कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। इस प्रकार से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। कोई भी डाउट हो हमने बोला जो है पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स लेकर रिवीजन अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।